सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस का 6th चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। अगर बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पर हम डिटेल में एक एक चीज़ को लाइन बाय लाइन देखेंगे और जिस भी टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगा उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके होंगे या पूछे जा सकते होंगे, ये भी मैं साथ ही साथ बताता रहूँगा। और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अलग वीडियो भी आएगी। कुछ चैप्टर्स की मैंने डाल दी है और भी मैं डालूंगा चैप्टर वाइज, ईयर वाइज, ठीक है। वो एक सेपरेट चीज़ होगा, लेकिन यहाँ पर साथ ही में पढ़ाते हुए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट होता है हमारे क्वेश्चन से कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सी चीज़ अलाइव है यानी जिंदा है और कौन सी नहीं, कैसे हम पता करेंगे। जैसे एक डॉग है जो कि दौड़ रहा है और अ काउ च्यूइंग कड। अब कड क्या होता है? जैसे अक्सर आपने गाय को देखा होगा या और भी बहुत से एनिमल होते हैं जो खाली बैठे होते हैं और मुंह चला रहे होते हैं, ठीक है। तो वो असल में ऐसे ही मुंह नहीं चला रहे होते, बल्कि जैसे आप उनको जब खाना देते हो, चारा वगैरह, तो वो एक बार खाते हैं और अपने फर्स्ट स्टमक में उसको पहुंचा लेते हैं। फिर जब वो आराम से बैठते हैं तो उस समय उस खाने को वापस पेट से निकाल कर, यानी अपने फर्स्ट स्टमक से निकाल कर फिर चबाते हैं। तो यही जो पेट में गया हुआ खाना दोबारा आता है, इसको ही चबाते हैं, इसी हम कड कहते हैं। तो गाय जो कि चबा रही है कड को, या एक आदमी है जो कि सड़क पे जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो हम जानते हैं कि ये क्या है, लिविंग बीइंग है, ये जिंदा है। लेकिन अगर डॉग है या काऊ है या वो आदमी है, ये सो रहे हो, तब भी हम बता सकते हैं कि वो जिंदा है, ठीक है। एक तो वो कोई एक्शन कर रहे थे, जैसे डॉग दौड़ रहा था या गाय जो है वो चारा वगैरह खा रही थी या एक आदमी चिल्ला रहा था, तो उस केस में तो हम देख के समझ गए कि जिंदा है। लेकिन अगर सो रहे हैं तो भी हम बता सकते हैं कि वो जिंदा है। कैसे बता सकते हैं? ब्रीदिंग, यानी वो सांस लेते हुए दिख जाएंगे तो हम समझ जाएंगे वो जिंदा है, ठीक है। डॉग हो गया, काऊ हो गया या मैन है, वो सांस ले रहा है तो हम कहेंगे वो अलाइव है, जिंदा है। तो अब एक और सवाल हमारे सामने आ जाएगा कि प्लांट्स के बारे में क्या? प्लांट्स को कैसे पता करोगे? वो तो ब्रीद करते हुए आपको नजर ही नहीं आएंगे, तो कैसे बताओगे कि प्लांट जिंदा है या नहीं? कैसे हम जानेंगे कि वो अलाइव है? तो बहुत से लोग कहेंगे कि ग्रीन कलर देख के कि भाई पत्तियां उसकी हरी हैं, तो हम कह देंगे भाई हरा भरा प्लांट है, मतलब जिंदा है। लेकिन ऐसे प्लांट के बारे में आप क्या कहोगे जिनके जो लीव्स के कलर हैं वो ग्रीन के अलावा हैं, येलो हो गया, रेड हो गया, ठीक है, पर्पल हो गया, तो वो ग्रीन नहीं है। तो उस केस में कैसे कहोगे कि ये प्लांट जिंदा है या नहीं? तो फिर आप कहोगे कि हम ग्रोथ देखेंगे, वो टाइम के हिसाब से वो ग्रो करेंगे, उनकी हाइट वगैरह बढ़ेगी, तो ग्रोथ देख के हम कह देंगे कि वो जिंदा है। भाई ग्रो कर रहा है तो प्लांट वो जिंदा है, तभी तो ग्रो कर रहा है। यानी ये सारी डिस्कशन को हम एक शब्दों में, दूसरे शब्दों में कहें तो हम किसी तरीके की मूवमेंट के बारे में सोचेंगे। जैसे डॉग दौड़ रहा है तो भी मूवमेंट है, गाय चबा रही है तो उसके जो है जो जबड़े हैं वो मूव कर रहे हैं, इंसान चिल्ला रहा है तो वहां भी एक मूवमेंट। हर चीज में देखो, ब्रीथ कर रहा है तो उसके जो चेस्ट है वो भी ऊपर नीचे होगा। तो हर चीज में एक तरह की हम मूवमेंट देख रहे हैं। तो यहाँ जो हमने पूरा डिस्कशन ऊपर किया उससे हम यही समझ में आ रहा है हम कहीं ना कहीं मूवमेंट देख रहे हैं। अब वो मूवमेंट चाहे वो ग्रोथ रिलेटेड हो या ना हो। अब ग्रोथ रिलेटेड का मतलब क्या है? जैसे मूवमेंट भी हो रही हो और ग्रोथ भी हो रही हो। अब जैसे ज़मीन है, यहाँ पर आपने सीड लगाया, तो सीड क्या होगा, इसकी जो रूट्स होंगी, जड़ें होंगी, वो नीचे की तरफ मूव करेंगी और ग्रो भी कर रही होंगी, ठीक है। तो नीचे की तरफ जा भी रही हैं और वो ग्रो भी कर रही हैं। और बाकी जो इसका हिस्सा है, जो शूट्स हैं उसके, वो क्या होगा, जैसे ये डाल ऊपर की तरफ बढ़ेगी, फिर इसकी टहनियाँ ऐसे जाएंगी, पत्तियाँ, ये सब क्या हो रहा है, ज़मीन के ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। तो रूट्स ग्रो कर रही हैं लेकिन वो साथ ही साथ नीचे की तरफ मूव कर रही हैं, और उसके जो ऊपर शूट्स हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं और मूव भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कहेंगे ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। और एक मूवमेंट ऐसा भी होता है जहां कोई चीज़ ग्रो नहीं कर रही होती। जैसे आप सनफ्लावर को लो, सूरजमुखी जो होता है, तो जो वो फ्लावर होता है वो सन की पोजीशन के हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज करता है। जब सन की पोजीशन चेंज होती है तो उसका फेस भी चेंज हो जाता है। या आपने देखा होगा जो सेंसिटिव प्लांट होता है ना, छुई मुई का पेड़ जिसे हम कहते हैं, उसकी पत्तियां ऐसे खुली होती हैं, ठीक है, ऐसे उसकी पत्तियां ऐसे खुली होती हैं, लेकिन जैसे ही कोई टच करता है तो ये ऐसे वो फोल्ड होकर बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो यहां कोई चीज ग्रो नहीं हुई लेकिन मूवमेंट हो गया, लीव्स क्या हो गई, फोल्ड हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट को देखते हैं, ये पता करने के लिए कौन सा चीज़ अलाइव है, जिंदा है, कौन सा नहीं। अब वो मूवमेंट चाहे ग्रोथ रिलेटेड हो या नहीं। ये जो ग्रोथ रिलेटेड वगैरह जो भी मैंने बताया, इसका डिटेल डिस्कशन अगले चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो मूवमेंट को हम एक कॉमन सबूत मानेंगे जिंदा होने का, ठीक है। किसी के जिंदा रहने का सबूत क्या है कि उसके अंदर मूवमेंट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा प्लांट
जहां पर आपको ग्रोथ समझ में नहीं आए तो भी तो वो प्लांट जिंदा हो सकता है भाई, आपको नजर नहीं आ रहा है, यानी ऐसा समझ लो कि वो इतना स्लोली ग्रो कर रहा है कि आपको उसकी ग्रोथ समझ में ना आए, या ग्रोथ देखने के लिए आपको काफी दिन इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 घंटे खड़े होकर पेड़ को देख रहे हो तो वो आपको नजर आ जाएगा ग्रो होते हुए। प्लांट के अंदर ग्रोथ तो बहुत धीरे होती है, आपको काफी टाइम तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसे ऑब्जर्व कर सको, या वो बहुत धीरे ग्रो कर रहा है, उस केस में आप नहीं समझ पाओगे कि प्लांट जिंदा है या नहीं। तो आपको मूवमेंट वाला सबूत यहां नहीं मिल पाएगा, लेकिन हो सकता है वो प्लांट जिंदा हो। इसी तरह बहुत से एनिमल हैं जो सांस लेते हुए हमको कोई उनके अंदर विजिबल मूवमेंट ना दिखे। जैसे कोई एनिमल है वो बहुत छोटा है, तो जब वो सांस ले रहा है तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो जिंदा है या नहीं। तो हो सकता है वो जिंदा हो, लेकिन वो इतनी धीरे सांस ले रहा है कि आपको नजर नहीं आ रहा है और आपने उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। तो यहां से ये बात समझ में आई कि अगर सिर्फ मूवमेंट पे हम डिपेंड रहेंगे तो हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी लाइफ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इतना काफी नहीं है, क्योंकि जहां हमको मूवमेंट नजर नहीं आएगी हम कह देंगे भाई ये मर गया है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो इतनी कम मूवमेंट दे रहा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ मूवमेंट देखना ही काफी नहीं है। अब एक मूवमेंट होती है जो कि बहुत स्मॉल स्केल पे होती है, यानी बहुत छोटे लेवल पे होती है, इतनी छोटी कि हमें जो है जो नेकेड आई है, यानी डायरेक्ट आई से हम देख भी नहीं सकते कि उसके अंदर मूवमेंट हो रही है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल ले हम मॉलिक्यूल्स का, तो मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि अगर वो मूव करेंगे तो हमें नजर ही नहीं आएगा। तो इतने छोटे लेवल पे जो मूवमेंट है, क्या इसको हम कंसीडर कर सकते हैं किसी के जिंदा होने और ना होने के लिए? तो यही सवाल यहां पूछा जा रहा है कि ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, जो हमें नजर नहीं आ रहा है, क्या ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है? तो यही सवाल अगर एक प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से, यानी जो बायोलॉजी के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है, ठीक है, एक उसका प्रोफेशनल है, तो उससे अगर हम पूछेंगे कि क्या ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जिंदा रहने के लिए जरूरी है, तो वो कहेगा हाँ। अगर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो चीज जिंदा है। लेकिन एक पंगा यहां पर भी आ गया कि वायरस की अगर बात करें तो उनके अंदर कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखता जब तक कि वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर दे। यानी ऐसे पड़े रहेंगे ना तो वो एकदम डेड रहेंगे। जैसे कोरोना वायरस की बात कर लें तो ये ऐसे हवा में रहेंगे बाहर तो बिल्कुल डेड, कुछ काम करते हुए उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे ही किसी सेल पे अटैक करेंगे, यानी कोई होस्ट उनको मिल गया, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको मिल गया, कोई लिविंग सेल मिल गया, तो सेल के जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएंगे तो सेल से एक तरह से एनर्जी लेके उससे अपने आप को कनेक्ट करके फिर वो एक लिविंग थिंग की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो वायरस वैसे इन केस में आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखेगी जब तक कि वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर दे। इसीलिए इस पर कॉन्ट्रोवर्सी, यानी कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वो जिंदा है, कुछ लोग कहते हैं जिंदा नहीं है। लेकिन आपको इतने झंझट में नहीं पड़ना, ये बहुत हायर लेवल की बात है, क्योंकि अभी साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड नहीं किया तो हमें क्यों पढ़ना इसके बारे में। तो इतनी डिस्कशन से आप ये समझ गए कि हम मूवमेंट देखेंगे, और कैसी मूवमेंट देखेंगे? मॉलिक्यूलर मूवमेंट, यानी किसी के जिंदा होने के लिए हम ये देखेंगे कि उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट हो रही है या नहीं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमने देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये जिंदा रहने के लिए क्यों जरूरी है? तो देखो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। वैसे इस टॉपिक से जितना मैंने एनालिसिस किया है 4-5 साल के पेपर का, तो यहां से कोई क्वेश्चन बना नहीं है ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो लाइफ के लिए जरूरी क्यों है। तो जैसा कि आप अर्लियर क्लासेस में देख चुके होंगे कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसका एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से मतलब क्या है कि जैसे एटम है, एटम से मिलकर आपके मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मॉलिक्यूल से मिलकर आपके सेल ऑर्गेनल्स बनेंगे, यानी सेल के अंदर जो भी चीजें होती हैं, जैसे उसका न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, सेल वॉल हो गया, ये सारी चीजें। और सेल ऑर्गेनल्स मिलाकर एक पूरा सेल बनता है, सेल को मिलाकर टिश्यू बनता है, टिश्यू को मिलाकर एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ये तो पूरा एक स्ट्रक्चर है। इसके बारे में आप जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, इसे याद नहीं रखना, बस इस बात को मैंने समझाया है कि वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकता है? टिश्यू हो सकता है, टिश्यू के अंदर सेल होगा, यानी टिश्यू क्या होगा? सेल से बना होगा। और सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट, यानी सेल के अंदर भी और छोटे कंपोनेंट होंगे, जैसे उसका न्यूक्लियस हो गया, उसकी मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, यानी उसके जो ऑर्गेनल्स हो गए ये हो गए। और उससे छोटा करेंगे तो मॉलिक्यूल, उससे छोटा करेंगे तो एटम तक। ठीक है, तो एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है कि ये चीज मिलाकर ये बनेगा, फिर इसको मिलाकर ये बनेगा, फिर इसको ये मिलाकर, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज वे में है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, यानी हमारे आसपास जो भी चीज है वो क्या कहलाएगी? इन्वायरमेंट है। ठीक है, हमारे आसपास जो भी चीज है वो इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब इन्वायरमेंट हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है, बहुत सारी चीज इन्वायरमेंट में हो सकती है। ठीक है, जैसे सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, बारिश हो गया,
ह्यूमिडिटी का कम ज़्यादा होना, हवा का चलना धीरे तेज़, इस तरह की चीज़ें हो गई, या कोई बीमारी का फैलना, ठीक है, कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया है, इस तरह के हमारे आसपास इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ सकता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। तो ये जो ऑर्गेनाइज और एक ऑर्डर वे में जो लिविंग स्ट्रक्चर का नेचर है, इसमें क्या हो सकता है, वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। यानी इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उसके इफेक्ट की वजह से ऐसा हो सकता है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ ब्रेक डाउन हो जाए, कुछ टूट फूट जाए, यानी कुछ डैमेज सा हो जाए इन्वायरमेंट की वजह से। अब ये ऑर्डर अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऑर्डर का मतलब क्या है, मैंने बताया एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलकर आपका सेल ऑर्गेनल्स हो गए, ऑर्गेनल से मिलकर सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलाकर ऑर्गेनिज्म। ये जो पूरा एक ऑर्डर बना हुआ है ना, इसमें कहीं पर भी कोई ब्रेकडाउन आ गया, मान लो सेल को अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, सेल के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया। अब देखो कोरोना वायरस कैसे फैलता है, पहले तो वो एक सेल को इन्फेक्ट करता है ना, आपको स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो एक के बाद एक कई सारे सेल को इन्फेक्ट कर देगा, फिर पूरे टिश्यू को इन्फेक्ट कर देगा, फिर पूरे एक ऑर्गन को, जैसे खासतौर से आपका लंग्स हो गया, उसको पूरा इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई, ब्रेकडाउन कहां से स्टार्ट हुआ, एक सेल से। तो अगर सेल में प्रॉब्लम आई तो वो टिश्यू में प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, और टिश्यू में प्रॉब्लम आई तो वो एक ऑर्गन में प्रॉब्लम करेगा, और इसी तरह होता जाएगा। तो इस ऑर्डर में अगर कोई ब्रेकडाउन होगा, कोई डैमेज होगा, तो ऑर्गेनिज्म फिर जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए जो लिविंग क्रिएचर है उसके अंदर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम होते रहना चाहिए, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में। अब ऐसे समझो आपके कहीं चोट लग गई, हाथ में कहीं कट गया, अब वो उसी तरह रहे, अगर ठीक ना हो तो क्या होगा, आपका ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं, खून सारा बह जाएगा, और इन केस अगर आपने खून दबा के कपड़े वगैरह से रोक भी लिया तो भी क्या होगा, वो आसपास के सेल इन्फेक्ट होने लगेंगे, और एक तरह से वो जो जख्म है वो सड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा। और तो हमारी बॉडी में क्या होता है, अगर कहीं चोट लग गई, कट गया, तो सबसे पहला चीज क्या होगा, वो जो ब्लीडिंग है वो रुकेगी, ठीक है, खून जमना स्टार्ट होगा, ब्लड क्लॉटिंग होगी, फिर उसके ऊपर फिर धीरे धीरे स्किन बनना शुरू होगी, एक ऊपर पपड़ी सी बनेगी, लेयर बनेगी, फिर वो हटेगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा, कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर मेरे चोट लगी थी, कहां पर कटा था। तो ये क्या हुआ, रिपेयरिंग का काम हुआ ना, कोई प्रॉब्लम आई, कोई डैमेज हुआ और वो रिपेयर हो गया। अगर रिपेयर ना होता तो कभी कोई चोट ठीक ही नहीं होती, और इंसान उसी एक छोटे से कट की वजह से भी मर जाता। तो इसका मतलब क्या है कि रिपेयरिंग जरूरी है। दूसरा मेंटेनिंग, मेंटेनिंग का मतलब होता है जो जिस तरह से काम कर रहा है, जिस पोजीशन पे, जिस स्टेट में है, उसी तरह रहे। जैसे आपका हार्ट जिस तरह से काम कर रहा है उसी तरह बढ़िया से काम करता रहे, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, इस तरह के हाथ पैर आंख नाक जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी तरह काम करते रहे, इसको कहते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, दोनों वर्ड का डिफरेंस आप समझ गए हो कि रिपेयर का मतलब अगर कोई चीज़ डैमेज हो गई तो वो रिपेयर हो जाए, मेंटेन का मतलब जो जैसे है अच्छी तरह से काम कर रहा है उसी तरह से काम करता रहे। तो ये दोनों काम बहुत ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि मेंटेनेंस चलता रहे, कोई प्रॉब्लम ना है, और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डैमेज आ गई, तो रिपेयर होने का भी जुगाड़ होना चाहिए। अब सारे ही जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल्स मूव करते रहें सारे ही टाइम, क्योंकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से ही कोई चीज़ जिंदा रहती है। तो ये ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट होती रहे। अभी जो मेंटेनेंस की बात हमने की, तो ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस क्या हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इसको हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में, ठीक है, अगली वीडियो में हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए ये हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ या जो मैं बना चुका हूँ या जो बनाऊँगा वो सारी मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 साइंस NCERT। वो प्लेलिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी, चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। फिर मैप की है, वन शॉट वीडियोस की है, इंग्लिश की है, क्विज की है, इस तरह से सारी मिल जाएगी। और आप नीचे आओगे
तो यहाँ क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज एग्जाम्पलर ये अलग सेक्शन आ गया। यहाँ पर क्लास 10 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक कर लो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।